बहुलीकरण की जो क्रियाविधि थी हमारे पास योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा था हमारे पास योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया की थी जिसके अंदर अपने मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण और दूसरी थी हमारे पास जो आयनी बहुलीकरण। ठीक है, इसके बाद में अपने योग के बाद में अपने जो दूसरा अपने संगनन बहुलीकरण के बारे में भी मैंने अध्ययन किया कि संगनन बहुलीकरण क्या था। फिर अपने एक टॉपिक इससे पहले अपने जो बहुलकों के जो प्रकार को अपने जो वर्गीकृत किया था बहुलकों को, उसमें एक था सम बहुलक और विषम बहुलक। सम बहुलक कौन सा था? जिसमें एकलक इकाइयां क्या होती है, समान एकलक इकाइयां होती है, उसे क्या नाम दिया था अपने? सम बहुलक नाम दिया था। और जब एकलक इकाइयां भिन्न प्रकार की होती है तो उसे अपने क्या नाम दिया था? सह बहुलक, या उसको अपने नाम दिया था विषम बहुलक अपने नाम दिया था। ठीक है, और सह बहुलक जो बनने की जो प्रक्रिया है उसको अपने क्या नाम दे दिया जाता है? सह बहुलीकरण की प्रक्रिया, या इसको क्या नाम दे दिया जाता है? विषम बहुलीकरण की प्रक्रिया नाम दे दिया जाता है, जिसके द्वारा सह बहुलक का या विषम बहुलक का निर्माण होता है। उसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हमारे पास सामने आता है, जैसे हमारे पास नायलॉन 6 का उदाहरण है, वो सह बहुलक का उदाहरण है। इसके अलावा ब्यूना एस है, ब्यूना एन है। तो ये हमारे पास जितने भी उदाहरण अपने लेकर चल रहे हैं वो सारे उदाहरण किसके उदाहरण हैं? सह बहुलकों के उदाहरण हैं। और सह बहुलक के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाएगा? सह बहुलीकरण या विषम बहुलीकरण की प्रक्रिया, इसको नाम दिया जाएगा। अब जो सह बहुलकों का जो निर्माण होता है वह सह बहुलकों का निर्माण अपने कह सकते हैं कि उनका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा भी हो सकता है, वह संगनन बहुलीकरण के द्वारा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो सह बहुलकों का निर्माण योगात्मक प्रक्रिया के द्वारा हो या सह बहुलकों का निर्माण जो संगनन प्रक्रिया के द्वारा हो। तो दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे पास जो सह बहुलक है उनका निर्माण या विषम बहुलकों का निर्माण हमारे पास हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? जो सह बहुलक है, जो विषम बहुलक है, वो है क्या? जिसमें अपने कहते हैं कि एकलक इकाइयां एक से ज्यादा प्रकार की होती है, उसे क्या कहते हैं? अपने सह बहुलक कहा जाता है। ठीक है, एकलक इकाइयां एक से ज्यादा प्रकार की, जैसे नायलॉन 6 की बात करें तो नायलॉन 6 में जो हमारे पास दो इकाइयां आ जाती है, एक तो आ जाती है हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन एकलक इकाई है, और दूसरी हमारे पास कौन सी हो जाती है? एडिपिक अम्ल। तो इन दोनों के बहुलीकरण के द्वारा हमारे पास किसका निर्माण होता है? नायलॉन 6 का निर्माण होता है। तो दो एकलक इकाइयां इसमें भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां हैं हमारे पास। ठीक है, तो एन इकाइयां इसकी ले ली और एन इकाइयां इसकी ले ली। एक दोनों के बहुलीकरण से अपने कहा संगनन बहुलक का उदाहरण है ये, और संगनन की प्रक्रिया के द्वारा हमारे पास एक बहुलक का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारे पास नायलॉन 6 का निर्माण हो गया, और जिसमें से अपने कह सकते हैं एन अणु किसके निकल के जल के निष्कासित हो गए। ठीक है, एक प्रश्न आया था नायलॉन 6 के ऊपर कि नायलॉन 6 में इस 6 का क्या अर्थ है? तो नायलॉन 6 में इस 6 का क्या अर्थ है कि देखिए दोनों ही एकलक इकाइयों में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी ली गई है? 6 ली गई है। जैसे हेक्सामेथिलीन डाइमीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 6। दूसरा एडीपी अम्ल में देख सकते हैं 4, 5 और 1 6। तो दोनों ही एकलक इकाइयों में जो कार्बन परमाणु की जो संख्या है वह हमारे पास 6 है, इसलिए इसके जो नाम के अंत में अपने क्या लगाया गया है? नायलॉन 6 शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी अपने को मिल जाते हैं। ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार कर इनका उत्तर दें तो अपने को इसका आंसर भी मिल जाता है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे जो सह बहुलक है या जो सह बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है उनमें जो एकलक इकाइयां किस प्रकार से जुड़ी हुई है। ठीक है, इन सह बहुलकों की अगर अपने बात करें तो इनमें एकलक इकाइयों का जो जुड़ाव है वो किस प्रकार से है, उसके आधार पर सह बहुलकों की जो बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो अपने कह सकते हैं यहाँ पर सह बहुलक में जो एकलक इकाई है, एकलक इकाई के योग के आधार पर
ठीक है, तो अपने कहते हैं इन एकलक इकाइयों का जो योग है वो कैसे हो सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। तो वो भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे वो एकलक इकाइयां जुड़ रही है, उसके आधार पर अपने जो सहबहुलक है उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो प्रकार हो जाता है अपन देख से, जैसे अपने इसको बोल सकते हैं क्रम रहित सहबहुलीकरण। ठीक है, हमारे पास 2 एकलक इकाइयां हैं, मेरे पास एक एकलक इकाई ए है और दूसरी एकलक इकाई क्या है, बी है। तो क्रम रहित का मतलब क्या है कि इस ए और बी के जुड़ने का कोई क्रम नहीं है। ठीक है, जैसे है वैसे ही वह क्या होती रहती है, जुड़ती रहती है। तो ऐसा जो बहुलीकरण आता है उसको अपने क्या कहते हैं, क्रम रहित बहुलीकरण, जिसमें 2 एकलक इकाइयों के जुड़ने का कोई क्रम नहीं है। जैसे नायलॉन 6 में अपने एक उदाहरण में अपने जब इसको बहुलीकरण की जो प्रक्रिया संगणन के अंदर आपको समझाया था, उसमें मैंने बताया था कि वो पदंश वृद्धि है, एक एक पद बढ़ता जाता है, लेकिन वो पद किस प्रकार से बढ़ रहा है, कौन सी इकाई जुड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जैसे पहले 3 ए इकाइयां जुड़ गई, फिर 2 बी जुड़ गई, फिर 2 ए जुड़ गई, फिर 3 बी, कोई किसी प्रकार का कोई क्रम नहीं पाया जाता है। इसलिए इसको अपने क्या नाम देते हैं, क्रम रहित बहुलीकरण कहा जाता है। दूसरा जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है एकांतरित। दूसरा हमारे पास इसके अंदर आ जाता है एकांतरित सहबहुलक। एकांतरित का मतलब एक एकांतर क्रम में, जैसे हम कह सकते हैं ए के बाद में बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो इस तरह से एक अल्टरनेट एकांतर क्रम पाया जाता है। तो इस तरह के जो बहुलक है उसको अपने क्या नाम दिया जाता है, एकांतरित बहुलक कहा जाती है। तो इनमें जो एकलिक इकाइयां हैं वो परस्पर एकांतर क्रम में जुड़ी रहती है। तो एकांतर क्रम में जुड़ने के कारण से इसको क्या नाम दिया जाता है, एकांतरित बहुलक कहा जाता है। तीसरा इसके अंदर आ जाता है हमारे पास, वो है खंड सहबहुलक। खंड सहबहुलक। खंड का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो एकलक इकाई है, जैसे पहले एक एकलक इकाई का एक खंड बन गया, ठीक है, फिर दूसरी एकलक इकाई का एक खंड बन गया, फिर वापस, तो इस तरह से वो एक खंडों के अंदर जुड़ी रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, हमारे पास खंड सहबहुलक नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या बनते हैं, हमारे पास एक खंड बन जाते हैं, एक ब्लॉक बन जाते हैं। इन ब्लॉकों का जुड़ाव होता है, पहले ए जो हमारे पास एकलक इकाई है, ए अल्फाबेट, उसने क्या किया, एकलक इकाइयों का एक ब्लॉक बनाया। फिर उसके बाद में जो बी अल्फाबेट की जो एकलक इकाई है, उन्होंने एकलक इकाइयों का एक ब्लॉक बनाया। तो इस तरह से वो एक दूसरे के साथ ये ब्लॉक के अंदर जुड़ती जाती है या एक खंडों के अंदर जुड़ती जाती है। तो इसको अपने क्या बोला जाता है, खंड बहुलक नाम दिया जाता है, जिसके अंदर खंडों के अंदर अपने इसका योग दिखा रहे हैं। इसके बाद में जो चौथा प्रकार है उसको अपने बोल सकते हैं कॉलम। कॉलम सहबहुलक। कॉलम का मतलब जिसमें कोई एक प्रकार की जो एकलिक इकाई है वह मुख्य शाखा का निर्माण कर लेती है। जैसे मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि जो एक ए अल्फाबेट की जो एकलक इकाई है उसने क्या करा लिया, मुख्य शाखा का निर्माण कर लिया। और दूसरी जो एकलक इकाई है हमारे पास बी अल्फाबेट की, उस बी अल्फाबेट ने यहां पर क्या कर दिया, हमारे पास उसका पार्श्व श्रृंखला का या पार्श्व शाखा का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो कॉलम में क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर, तो कॉलम में जो एक प्रकार की जो एकलक इकाई है वह मुख्य श्रृंखला का निर्माण करेगी और दूसरी इकाई इसकी पार्श्व श्रृंखलाओं में क्या होती रहती है, जुड़ती रहती है। तो जैसे अपने कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए अल्फाबेट की जो एकलक इकाई है उसने मुख्य श्रृंखला का निर्माण कर रही है और जो बी एकलक इकाई है वह बी एकलक इकाई एक पार्श्व श्रृंखला का या पार्श्व शाखा का निर्माण कर रही है। तो ये हमारे पास एक पार्श्व शाखा में जुड़ गई और एक इसमें जुड़ रही है हमारे पास मुख्य शाखा में जुड़ रही है। तो आपने देखा कि सहबहुलक तो बन रहा है, लेकिन सहबहुलकों के अंदर जो एकलक इकाइयों का जो जुड़ने का जो क्रम है वो 4 प्रकार से हो सकता है। कैसे, क्रम रहित हो सकता है, एकांतरित रूप से हो सकता है, खंड के रूप में हो सकता है, कॉलम के रूप में हो सकता है। तो इस तरह से इन एकलक इकाइयों के जुड़ने के प्रकार के आधार पर अपने जो सहबहुलक है उनको अपने 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें आता है कि जो सहबहुलीकरण है इसके उपयोग क्या है। ठीक है, तो अपने पास यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेकर चलते हैं वो है सहबहुलकीकरण के उपयोग। तो हमारे पास इसका जो टॉपिक बनेगा वो है जो हमारे पास सहबहुलकीकरण
बहुलीकरण है, इस सह बहुलीकरण के उपयोग क्या है। ठीक है, इनके उपयोगों की बात करें अपने, तो उपयोगों में जैसे अपने पास जो बार बार अपने उदाहरण ले रहे हैं, जैसे नायलॉन 6 का उदाहरण ले रहे हैं, तो नायलॉन 6 हमारे पास हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडीपिक अम्ल से संघनन से बनता है। ठीक है, लेकिन इस तरह से जो बहुलक बनता है वो क्या होता है, कम गलनांक वाला होता है और एक कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं कि जो नायलॉन 6 है, उस नायलॉन 6 की अगर अपने बात करें, जो हमारे पास कैसा उत्पाद है, एक संघनित उत्पाद है, जो किससे मिलकर बना है, तो अपने कहा कि ये जो हमारे पास उत्पाद बना वो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और किससे मिलकर बना, एडीपिक अम्ल से मिलकर बनता है। तो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडीपिक अम्ल क्या संघनित उत्पाद क्या होता है हमारे पास, नायलॉन 6 है। तो इस तरह से जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है, कम गलनांक वाला होता है और कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इससे जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारे पास कम गलनांक का बनेगा, वह कैसा बनेगा, क्रिस्टलीय ठोस बनेगा। ठीक है, या कठोर होगा बहुत ज्यादा। तो इसको अपने क्या करें कि इसमें अपने क्या मिलाते हैं, टरथैलिक अम्ल मिलाते हैं। तो टरथैलिक अम्ल मिलाया तो क्या हो गया, इसके अंदर ये सहबहुलकीकरण का जो प्रकार था वो, इसमें सहबहुलकीकरण के वैसे भी सहबहुलकीकरण था, लेकिन इसका सहबहुलकीकरण और भी ज्यादा होगा। पहले 2 एकलक इकाइयों से मिलकर बन रहा था, अब इसके अंदर कितनी हो गई, 3 एकलक इकाइयां हो गई। ठीक है, तो 3 एकलक इकाइयों से पहले कितनी एकलक इकाइयां, 1 और 2, तो अपने इसका सहबहुलीकरण बढ़ा दिया, एक एकल इकाई इसके अंदर और मिला दी, जिससे क्या होगा, इसका जो गलनांक है और क्रिस्टलीय प्रकृति है, गलनांक व क्रिस्टलीय जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है, और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अपने नायलॉन 6 के गुणों में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। वृद्धि कैसे की कि पहले ये 2 एकलक इकाइयों से मिलकर बन रहा था, अब इसके अंदर 1 एकलक इकाई अपनी और बढ़ा दी, जिससे इसके गलनांक व क्रिस्टलीय प्रवृत्ति में क्या हो जाती है, और ज्यादा वृद्धि देखने को अपने को मिलती है। इसके बाद में दूसरा अपने पास आ जाता है स्टाइरिन। ठीक है, इस स्टाइरिन के अंदर अपने एक्रिलोनाइट्राइल को मिला दिया जाए। तो स्टाइरिन के अंदर एक्रिलोनाइट्राइल जब मिला देंगे, तो पहले तो एक समबहुलक था, जब इसके अंदर दूसरी इकाई और मिला दी तो कैसा हो गया, सबबहुलक हो गया, जिससे इसकी जो इंपैक्ट प्रवृत्ति है वो इंपैक्ट प्रवृत्ति इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हाइड्रोकार्बन के प्रति भी ये क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इसी तरह से जब स्टाइरिन के अंदर क्या मिला दिया जाता है, ब्यूटाडाइईन मिला दिया जाता है, तो हमारे पास ये ब्यूना एस प्रकार का रबर बन जाता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रवृत्ति थी अपने रबर के जो गुणों में अपने पढ़ेंगे, रबर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रबर बनेगा, तो रबर के गुण धर्मों में अपने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। इसी प्रकार से अपने कहते हैं जब एक प्रकार की एकलक इकाई से मिलकर बनता है तो उसे तो अपने समबहुलक कहते हैं। लेकिन जब क्या करें, इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के अपने जो एकलक इकाइयां मिलाते हैं, तो विभिन्न एकलक इकाइयों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के गुण धर्म पाए जाते हैं। तो अपने क्या कर रहे हैं कि एक बहुलक में अलग अलग गुणों का समावेश कर रहे हैं। तो अलग अलग गुणों के समावेश करने से उसके जो गुणों में क्या हो जाती है, पहले की तुलना में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और उसका जो व्यापारिक उपयोग है वो पहले की तुलना में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से अपने सहबहुलकीकरण के द्वारा बहुलकों के व्यापारिक उत्पादन को क्या किया जा सकता है, पहले की तुलना में क्या किया जा सकता है, और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वह है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। बहुलकों के जो विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं, वह बहुलकों के गुण अपने कहते हैं कि उनके आणविक द्रव्यमान, आकार व संरचना पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो अपने से अगर पूछा जाए बहुलकों के जो गुण है वो किस चीज पर निर्भर करते हैं, तो अपने कहते हैं बहुलकों के गुण उनके आणविक आकार,
उनके आणविक द्रव्यमान, उनका आकार और उनकी किस चीज पर निर्भर करेगा? संरचना पर निर्भर करेगा। उनका आणविक द्रव्यमान कितना है बहुलक का, उसका आकार कितना है, उसकी संरचना किस प्रकार की है, इस चीज के ऊपर उसके गुणधर्म निर्भर करते हैं। अब हमारे पास इसमें कि बहुलक अणु में जो उपस्थित जो एकलक अणुओं की जो संख्या है, ठीक है, आपने कहे यहाँ पर कि जो बहुलक अणु है हमारे पास, उस बहुलक अणु में उपस्थित एकलक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? बहुलीकरण की कोटि कहलाती है। ठीक है, बहुलीकरण की कोटि क्या है? अगर अपने से पूछा जाए बहुलीकरण की कोटि किसे कहा जाता है, तो अपने क्या कहेंगे? बहुलक अणु में उपस्थित एकलक अणुओं की जो संख्या है उसे क्या कहा जाता है? बहुलीकरण की कोटि कहा जाता है। तथा जो एकलक अणुओं की जो संख्या है वो बहुलक अणु के आकार को क्या करती है? निर्धारित करती है। आपने कहा कि जितनी ज्यादा संख्या एकलक अणुओं की होगी उतना ही बड़ा क्या होगा? बहुलक अणु का क्या होगा? आकार होगा। ठीक है, अगर बहुलक अणुओं की संख्या 100 है और एक बहुलक अणुओं की संख्या में 150 है तो बहुलक का आकार किसका बड़ा होगा? 150 एकलक इकाइयों वाले बहुलक का आकार क्या होगा? 100 वाले से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो अपने यहाँ पर कहा है कि बहुलीकरण की कोटि किसे कहते हैं? तो अपने कहेंगे बहुलक अणु में उपस्थित एकलक अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? बहुलीकरण की कोटि कहा जाता है। अब अपने कहते हैं कि जो बहुलक है, जो बहुलक का निर्माण किससे हो रहा है? एकलक इकाई से मिलकर हो रहा है। तो एकलक इकाई का जो आणविक द्रव्यमान है वो तो निश्चित होता है। कैसे? अपने से पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। अगर पॉलीथीन के निर्माण की प्रक्रिया को समझा जाए तो अपने को यह प्रक्रिया समझाएगी। पॉलीथीन का निर्माण करवाया तो पॉलीथीन का निर्माण आपने कितनी है? n इकाइयां किसकी ली? एथीन की ली। अब एथीन का यहां पर अगर आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाए तो कितना होगा? 12 + 12 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। तो ये अपने पास किसका हो गया? एथीन जो अणु है उसका आणविक द्रव्यमान हो गया। इसके बहुलीकरण से हमारे पास क्या बन गया? पॉलीथीन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अब किसका निर्माण हो गया? पॉलीथीन का निर्माण। अब पॉलीथीन के निर्माण में अपने कह सकते हैं कि इस प्रकार की n इकाइयां मिलकर, इस प्रकार की कितनी इकाइयां मिल रही है? n इकाइयां मिलकर किसका निर्माण कर रही है? बहुलक का निर्माण कर रही है। तो ये n इकाइयां कितनी है? ये n इकाइयां 100 है, 120 है, 130 है, कितनी है? इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो बहुलक बनते हैं उन सभी बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है वो समान नहीं होता। अगर पॉलीथीन का निर्माण अगर हमें करवाएं तो प्रत्येक बार पॉलीथीन के निर्माण में जो उसका आणविक द्रव्यमान होगा वो आणविक द्रव्यमान समान नहीं होगा। ठीक है, अब आणविक द्रव्यमान समान क्यों नहीं होगा? अपने कहते हैं पॉलीथीन की प्रत्येक बार जो पॉलीथीन को बनाया जाएगा तो उसका आणविक द्रव्यमान समान क्यों नहीं होगा? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये n है। इस n को क्या बोला जाता है? बहुलीकरण की कोटि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बार इसके अंदर जो एकलक अणुओं की जो संख्या है वो क्या होगी? भिन्न भिन्न आएगी। हर बार n का मान क्या आएगा? हमारे पास अलग अलग आएगा। तो n का मान अलग अलग आने के कारण से बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है वह भी हमारे पास भिन्न भिन्न आता है। तो अगर अपने से एग्जाम में पूछा जाए कि जो बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है या जो बहुलक जब निर्माण होता है तो बहुलक निर्माण में उनका जो आणविक द्रव्यमान है वह समान क्यों नहीं आ पाता? तो अपने क्या कहेंगे? क्योंकि बहुलक निर्माण में उसकी जो बहुलीकरण की जो कोटि है वो बहुलीकरण की जो कोटि वो कैसी आएगी? भिन्न भिन्न प्रकार की आती है। n का मान अलग अलग आता है। उस n के मान के अलग अलग आने के कारण से हमारे पास बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है वह बहुलकों का आणविक द्रव्यमान समान नहीं हो पाता, जिसके कारण से श्रृंखलाओं की जो लंबाई है वो लंबाई भी क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। किसी में श्रृंखला की लंबाई ज्यादा होती है, किसी में श्रृंखला की क्या होती है? अलग होती है। तो यहाँ पर श्रृंखलाओं की लंबाई में क्या आ जाती है? भिन्नता आ जाती है। यह श्रृंखला की लंबाई में भिन्नता आने का जो कारण रहता है वह बहुलीकरण की कोटि रहता है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो बहुलक है उस बहुलक में जो निर्माण होता है उसमें बहुलीकरण की कोटि भिन्न भिन्न होने के कारण से बहुलकों का एग्जैक्ट द्रव्यमान में आकर अपने कैसा द्रव्यमान लेते हैं? उसका औसत द्रव्यमान की बात करते हैं। ठीक है, तो औसत द्रव्यमान की बात करेंगे तो यह औसत दो प्रकार से हमारे पास हो सकती है। कैसे? संख्या औसत अणुभार की बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे
भार औसत अणु भार की। तो औसत लिया गया, औसत को दो तरह से निकाले जाएंगे, संख्या के आधार पर और भार के आधार पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने इन दोनों की बात करेंगे, संख्या औसत अणु भार की और भार औसत अणु भार की।